नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आंसर जो देना है वो सत्य में और असत्य में देना है, और क्यों सत्य है और क्यों असत्य है उसका कारण भी हमें लिखना है। तो प्रश्न संख्या जो 1 है यहाँ पे है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर है सत्य। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब क्या होती हैं, हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसी समय आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए देखिए, या फिर उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। तो हम यहाँ इसके लिखेंगे सत्य, है ना, क्या लिखेंगे, सत्य। तो क्यों हुआ ऐसा, थोड़ा सा मैं फिर भी रफ में समझा देता हूँ। यहाँ पे एक बात आप नोटिस करेंगे तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या रियल में कहते हैं किसे, तो जो भी संख्याएं हम लिखते हैं या पढ़ते हैं उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं, है ना। तो प्रत्येक जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं आराम से हो सकती हैं, ठीक है। मुझे पता है वास्तविक संख्याएँ और अपरिमेय थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप प्रश्न संख्या वीडियो 1 देखिए या फिर 2 देखिए, इसमें मैंने सारे के सारे अपरिमेय, वास्तविक, ये सब क्लियर करवाए हैं। वहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा। तो अपरिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है। इसका अगर अपोजिट क्वेश्चन पूछते तो वो फिर असत्य हो जाएगा, जो कि प्रश्न 3 में है। तो उसमें हम जाएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर हम कारण लिखेंगे। कारण में हम लिख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। तो ऐसा हम यहाँ पे कारण लिख सकते हैं, इसीलिए हम अपरिमेय संख्या को एक वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि बेहद ही आसान है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले ये जहां वाला आप मत पढ़िए, सिर्फ इतना ही पढ़िए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। तो मैं सबसे पहले आपको संख्या रेखा दिखाना चाहता हूँ कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे √m का होता है कि नहीं, और इसके बाद हम इस लाइन को समझेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये संख्या रेखा है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर क्या होता है कि इधर अगर हम दाहिने साइड जाएंगे तो आपके धनात्मक वाली संख्याएं मिलेंगी, और बायां साइड जाएंगे तो ऋणात्मक वाली संख्याएं मिलेंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, और सेंटर पॉइंट पे आपको 0 मिलेंगी, लेकिन आपको कहीं रूट की संख्याएं नहीं मिलेंगी। इसीलिए यहाँ पे हमको पूछ दिया गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम इधर आएंगे तो माइनस मिलेंगी, इधर आएंगे तो प्लस मिलेंगी, सेंटर पर रुकेंगे तो 0 मिलेंगी। तो संख्या रेखा पर जो है सो प्रत्येक बिंदु माइनस √m का नहीं होता है। यहाँ पे m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है √m का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, √2 हो सकता है, √4 हो सकता है, √5 हो सकता है, ऐसे। तो यहाँ पे ये बात कथन जो है सो बिल्कुल गलत हो जाएगा। संख्या रेखा पर रूट्स वाली संख्याएँ नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य, और कारण भी हम लिखेंगे असत्य। कारण भी हम लिख देते हैं नीचे। तो हम यहाँ लिख देंगे कारण में, चूंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो यह संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो बोला गया ना कि प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, यहाँ पे प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पे हो ही नहीं सकता। सबसे पहले रूट होता नहीं है, और होगा भी तो प्रत्येक बिंदु पे नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। बात समझ में आई? तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर, जो कि जस्ट पहला का अपोजिट है। तो इसका उत्तर जो है सो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर जो है वो होगा असत्य। क्यों होगा असत्य, आइए समझते हैं। इसका जो उत्तर है असत्य है। कारण सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो यहाँ कारण देखिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है, और यहाँ पे क्या बोल दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या में सब आ जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय। और यहाँ पे क्या बोल दिया है, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि जस्ट अपोजिट बात कर दिया है, एकदम उल्टा बात कर दिया है, इसलिए यह बात गलत बोला है। तो हम यहाँ पे असत्य लिखेंगे। कारण में हम देंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों होता है कंप्लीट। अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए पढ़ते हैं। दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जो है सो 2 तरह से मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो पहला तरह का है उसे हम समझ लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं धनात्मक पूर्णांक के। मतलब वैसी संख्याएं जो प्लस में हो उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और वैसी संख्याएं जो माइनस में हो उसे हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए -2, -5, -9, -12, -25, -14 इत्यादि जो भी संख्याएं माइनस में उसे ऋणात्मक कहते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात की है, और धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
अपरिमेय होते हैं सभी का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी सा आप एक संख्या उठा लीजिए जिसका वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पे 2 का नहीं, 5 का नहीं, इस 9 को हम उठा लेते हैं। और 9 का अगर हम वर्गमूल निकाल के देखें तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3। आपको पता होगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। फिर 25 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा? 5। अब पूछा गया है कि ये जो संख्याएं हैं वो परिमेय है या नहीं। तो ये संख्याएं मैं आपको बता दूं कि ये संख्याएं परिमेय है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सिंगल डिजिट में कोई भी नंबर हो उसे हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे में एक छिपा हुआ रहता है, और जब हम एक नीचे लिख देंगे तो ये p/q के रूप में हो जाएगा, और जब p/q के रूप में हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पे यह जो कथन है वो हो जाएगा गलत। क्या बोला है? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये बात जो है सो गलत है। धनात्मक पूर्णांक के अभी वर्गमूल हमने निकाले हैं और देखे हैं क्या अपरिमेय नहीं आते हैं, परिमेय आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ का तो आंसर मिल गया। अब इसके आगे बोला यदि नहीं, देखिए यहाँ भी बोल दिया यदि नहीं, हमारा आया क्या? नहीं, और यहाँ भी बोल दिया क्या? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो यहाँ उदाहरण हमने पहले दे दिया है इसके पूछने से पहले। एक क्या, हम तो बहुत दे सकते हैं सर, आप पूछ के तो देखिए। फिर से देखिए यहाँ पे क्या बोला? एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो सबसे पहले हम संख्या वो ले लेते हैं, यहाँ पे ये 25 ले लेते हैं। ठीक है, 25 हो जाएगा, या फिर छोटी संख्या से मानते हैं 4 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कैसे? देखिए 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। तो यहाँ पे हमें एक लेने के लिए बोला है, तो यहाँ पे हम एक ही लेंगे, कोई इनमें से कोई एक ले लेते हैं। तो सबसे छोटी जो संख्या है वर्गमूल का वो 4 है, तो हम इसे ही ले लेते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे वो हम लिख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सबसे पहले ऊपर वाला जो लाइन है यहाँ तक, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, है ना। और उदाहरण के लिए हम √4 बराबर 2 संख्या लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नहीं, उदाहरण के लिए √4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, और तीसरा प्रश्न जो है सो बेहद ही आसान है, उसे भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संख्या रेखा आखिर किसे कहते हैं, और ये जो √5 है और हमें किस प्रकार से निरूपित करना है और कैसे करेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको संख्या रेखा के बारे में थोड़ा सा परिचित करवाया था, आज थोड़ा यहाँ और जान लीजिए। देखिए, कोई भी अगर आप लाइन खींचते हैं और सेम डिस्टेंसिंग में आप बिंदु पे मार्क करेंगे तो संख्या रेखा के बाएं साइड और दाएं साइड होती हैं अगर आप बीच में 0 को रखते हैं तो यहाँ पे हमने बीच में 0 को रखा है, और अगर इसके बाएं साइड जाएंगे 0 के तो इधर संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, और दाएं साइड जाएंगे तो इधर संख्याएं धनात्मक होती हैं। लेकिन यहाँ पे शर्तें ये है कि इन संख्याएं रेखाओं पर रूट वाली संख्याएं नहीं आती है ना। आती हैं तो सिर्फ ऋणात्मक और धनात्मक और पॉइंट वाली संख्याएँ आती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है कि √5 को आपको निरूपित करना ही करना है, कोई हाल में ही करना है, क्योंकि रूल नहीं कहता है कि संख्या रेखा पर हमें रूट को रखना है। सो आप पॉइंट वाली संख्या को रख सकते हैं लेकिन रूट वाली संख्या को नहीं रख सकते। हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आपको दिखाना है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, मतलब किस प्रकार रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे 1 रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है। अगर आपको हम बोलें कि बताओ संख्या रेखा पर इस 7 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, एक ये हम 7 दे देंगे और एक आपको यहाँ पे -3 दे देंगे, तो संख्या रेखा ये रहा। आप जस्ट क्या करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा ये जो 7 है वो 6 के बाद आएगा, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से निरूपित कर देंगे, बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये -3 है तो 0 से 1 2 3 पे आएंगे और यहाँ पे -3 को आप सेंटर पॉइंट कर देंगे, तो यहाँ पे ये संख्या रेखा निरूपित हो गई। लेकिन यहाँ पे हमें बोल दिया √5 को निरूपित कीजिए, तो √5 जो है आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे सजेगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक फार्मूले का सहारा लेना होता है जिसका नाम है पाइथागोरस। ठीक है, तो आइए हम पाइथागोरस की मदद से समझेंगे कि इस √5 को कहाँ पे रखा जा सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर इधर कहीं भी, है ना। तो आइए हम √5 को समझते हैं और पाइथागोरस प्रमेय को हम समझते हैं, और ये भी समझेंगे किसे रखेंगे कहाँ। बेहद ही आसान है, आप बस जो भी बताने वाला हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा हमारा पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस का जो सूत्र निकलता है वो हमारे समकोण त्रिभुज में निकलता है, आप सभी जानते होंगे। और इस वाले पोर्शन को हम लंब बोलते हैं, जिसे हम लोग P से डिनोटेट करते हैं।
परपेंडिकुलर, और नीचे वाले को हम लोग आधार बोलते हैं, जिसे हम लोग बी से डिनोटेट करते हैं बेस। और ये वाला जो पोर्शन है जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसे हम लोग एच से डिनोटेट करते हैं हाइपोटेनियस। इसका एक फार्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, आप 6ठी 7 8 में पढ़ चुके हैं और 9th में भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट अंडर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, इस वाले पोर्शन में पूरा का पूरा एच निकालना है आपको, यही वाला हमको निकालना है ना। यहाँ पे आपको मान लेना है ये हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बने, संख्या रेखा पर कोई भी रूट को निकालने के लिए बोले, तो आपको करना क्या है, लंब को ना, ये जो लंब आप देख रहे हैं, इस लंब को 1 मान लेना है। सबसे पहले लंब को 1 मानना है, ठीक है। और यहाँ पे आप फार्मूला को लिख के रखेंगे h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा जो p आया वो कितना निकल के आया है 1। इसे हमें मानना है, कोई भी हो, कोई भी रूट को संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो आपको परपेंडिकुलर 1 मान लेना है खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे है b, तो b का मान हम कितना रखेंगे कि उसका स्क्वायर करने पर √5 हमारा आ जाए। तो देखिए b का मान हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 1 का 1 होगा, तो मिला के हमारा कितना आ जाएगा, तो ये 1 का 1 प्लस का प्लस और ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा √5। बात आई समझ में, √5 हमारे आया कैसे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना लिए 1 और बेस कितना लेना पड़ा हमको, बेस हमारा 2। अब 2 हम माने नहीं है, ये खुद से निकला है कि 1 हम ले लिए इसको, तो इस बेस को हम कितना रखेंगे कि हमारा √5 आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता 6 तो कुछ और तरीके से हम मानते, लेकिन यहाँ पर 5 था तो हम 2 ले लिए, 4 हो गया, और 4 को 1 के साथ ऐड किए तो 5 हो गया। तो रूट जो हमारा 5 आ चुका है हाइपोटेनियस, और जो भी रूट में रहेगा उसे हम हाइपोटेनियस ही मानेंगे। और इसको हम लोग, और परपेंडिकुलर को हम लोग 1 मानेंगे, और बेस तो ऑटोमेटिकली खुद से निकल ही जाएगा। चलिए अब इसे हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक संख्या रेखा बना लेते हैं। सिंपल वे में आप स्केल ले लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो है सो आप किसी भी माप का ले सकते हैं, 19 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अभी मैं यहाँ 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, और 1 सेंटीमीटर पे आप मार्क करेंगे समान साइज का। अब कोई एक बिंदु पर हम 0 का लगाएंगे, तो 0 का 0 हम यहाँ पे लिख दिए, कहीं भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि जहाँ पे रखेंगे उसके बाएं साइड वाली ऋणात्मक संख्या कहलाएगी, दाएं साइड वाली धनात्मक संख्याएं कहलाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी ऋणात्मक, और ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक का साइन भी आपको दे देना है। और इसके बाद हो जाएंगे इधर 1 धनात्मक वाली, 2 3 4 5 6 7 और आगे भी। तो यहाँ पे अब देखिए इस √5 को करना है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अब ध्यान यहाँ पे दीजिए कि हम करने क्या वाले हैं। तो संख्या रेखा आप इससे परिचित है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा परपेंडिकुलर है वो 1 है, परपेंडिकुलर कितना है 1। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा बेस कितना है, बेस कितना है 2। तो इस 0 से क्या करना है ना, 0 से 2 तक हमें जाना है और बेस को ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 जो है सो इतना सेंटीमीटर हमें ले लेना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 0 से 2 तक जाना है, क्यों, क्योंकि बेस जो है ना 2 है। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक को बेस मान लिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 1 है, तो परपेंडिकुलर को हम 1 मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं परपेंडिकुलर को। चलिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बात समझ में आई। इतना हमारा 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है। इसे हम कुछ नाम दे देंगे, तो इसका हम नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं B, और इसका नाम दे देते हैं A, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस A और O को मिला देना है। बेहद ही आसान है, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मिला दिया। तो देखिए ये जो था ये हमारा 1 सेंटीमीटर था, इसके माध्यम से हमने जाना है। और ये जो बेस है हमारा ये है 2 सेंटीमीटर, और ये जो A से O तक है अभी हमने निकाला है कितना, √5। तो ये हमारा कितना है, √5 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब A से O की दूरी कितनी है, √5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नाप करके इस वाले लाइन पे हम सुला देंगे।
तो हमें ये पता चल जाएगी कि इसकी दूरी कहाँ से कहाँ तक है। जहाँ लास्ट वाली पॉइंट टिकेगी वहीं पे √5 जो है सो रुकेगी। बात समझ आया। इस वाला जो लाइन है ये वाला, इसको हम इस वाले लाइन पे संख्या रेखा पर सुलाएंगे, तो जहाँ पे इसकी नींव टिकेगी वहीं पे √5 रुकेगी। बात समझ में आ गया। तो इसका दो तरीके हैं इसे जिसे आप नाप सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे स्केल से ऐसे नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे फिर से ऐसे इसमें यहाँ सुलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन इससे थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है, तो हम कंपास का सहारा लेंगे और कंपास से ही इसको नाप के देखेंगे। तो यहाँ हमने कंपास ले रखा है। कंपास को आपको ध्यान में रखना है कि एक जो नींव है वो 0 पे रखना है और पेंसिल की जो नींव है वो A पे रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने बराबर रख दिया है, और इसको यहाँ पे रख के क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे संख्या रेखा की ओर। यहाँ से एक नीचे की ओर आर्क लगाएंगे। ध्यान रहे कि ना एक कम होना चाहिए ना एक ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर्क लगा दिया। तो देखिए यहाँ जहाँ पे आर्क लगेगी वहीं पे √5 जो है सो आके रुकेगी। तो यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ताकि हमें पता चले कि ये √5 वाला लाइन है। और यहाँ पे हम ऐसे √5 रख देंगे। ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा आंसर क्लियर। इतना ही हमें करना था। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए और एक बार और समझ लीजिए। बेहद ही आसान है। सहपाठियों के साथ मिलकर के बनाएं और इसके ऊपर चर्चा करें। तो आइए आज आप मेरे साथ मिलिए। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बनाने सिंपल है। तो ये जो क्रियाकलाप है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, और हमें बनाने के लिए बोला गया है कि कक्षाओं में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर के बनाएं और इसके ऊपर चर्चा करें। तो आइए आज आप मेरे साथ मिलिए और मेरे साथ मिलकर के इसके ऊपर चर्चा कीजिए। ये जो आपको बनाने के लिए बोला है इसे कहते हैं सर्पिल की रचना। सर्पिल आप खेतों में अगर देखे होंगे तो एक घेंगा टाइप का आपको दिखेगा, एकदम सेम इसी टाइप का दिखता है। और मैं फिगर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जब ये फिगर आप पूरा बनाएंगे ना तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो फिगर जो है सो डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ऐसा ही फिगर हमें बनाना है अभी। और कैसे बनाते हैं ये हम अभी बना के आपको दिखाएंगे, और आप भी बनाइएगा इसे। बिल्कुल सिंपल वे में हम इसे बनाएंगे, एकदम आसान विधि से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल की सर्पिल की रचना। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सर्पिल की रचना करना, वर्गमूल सर्पिल, तो इसी को कहते हैं, जो अभी हमने आपको दिखाया उसी को कहते हैं वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, है ना। वर्गमूल सर्पिल किसे कहते हैं, देखिए इसी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 कीजिए। तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको हम सिंपल विधि में आपको बता रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा है उसी की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वर्गमूल सर्पिल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ों की अति आवश्यक होगी। एक सबसे पहले लॉन्ग स्केल, फिर पेंसिल, और फिर हमारा ये D। तो इन चीज़ों को आप सामने रख लें, तो उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे तो सुविधा होगी। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रारंभ क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखा दे रहा हूँ रफ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। कोई भी माप का, जो भी माप लेंगे आप समान लेंगे, ठीक है। तो हम अभी जो बनाएंगे उसमें 2 सेंटीमीटर का माप लेंगे, और समकोण त्रिभुज की रचना करने के बाद हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दे देंगे। हम इसे नाम दे देंगे O, और इसे नाम दे देंगे P, और इसे O दे देंगे, और इसे कुछ भी हम नाम दे देते हैं B। और इसके बाद यहाँ से हम ये जो कर्ण आप देख रहे हैं, हम इसे मान लेंगे आधार। और जब हम इसे आधार मानेंगे तो इसे आधार मानते हुए हम यहाँ पे एक लंब खींचेंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा। और इसके बाद हम इसे P1 नाम दे देंगे, और इस P1 और B को मिला देंगे। फिर से इस कर्ण को हम आधार मान लेंगे और फिर से 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे। इसे हम लोग P2 मान लेंगे, और फिर से इसे हम ऐसे मिलाएंगे। याद रहे एक चीज़ आपको, कि हमें आधार और लंब को एक मानना है। आधार और लंब को एक मानेंगे तो हमारा जो कर्ण है वो √2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आधार मान लिए, ये लंब हो गया, तो आधार मेरा √2 है, लंब मेरा 1 है, तो ये जो कर्ण है वो हमारा √3 आएगा। इसके बाद हम इसे आधार मान लेंगे, फिर ये कर्ण है तो लंब है, तो इसे हम लोग 1 मान लेंगे, और जब ये आएगा तो ये हमारा √4 आएगा। इसी तरह करते करते आपको √15 तक जाना है, और √15 तक तो ही जाना ही पड़ता है, √17 तक भी आता है, लेकिन हम √15 तक जाएंगे, वहीं तक मेरा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, और नाप के करेंगे, ऐसे यूँ ही अंदाज़ा नहीं लगाएंगे हम, पूरी नाप के हमें करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर का एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जो कि आधार मेरा रहेगा 2 सेंटीमीटर।
ये प्रोसेस को आपको ध्यान में देखना है। सबसे पहले आधार 2 सेंटीमीटर का ले लिए, इसके बाद हमें कर्ण लंब जो लेना है वो भी 2 ही सेंटीमीटर का लेना है। तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर का लंब ले लेते हैं। आप 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 सेंटीमीटर का इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए और आप आसानी से सब कुछ समझ पाएँ। अब हम इसे नाम दे देंगे, हम इसे ओ नाम देंगे, इसे बी नाम देंगे और इसे हम पी नाम देंगे। इसके बाद आधार को 1 मानेंगे और लंब को भी 1 मानेंगे। तो हमारा जो कर्ण आएगा वो 2 आएगा, √2 आएगा। कैसे, देखिए h बराबर होता है p² + b²। तो p जो है 1 है और b जो भी है वो भी 1 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये √2 जो है सो हमारा आएगा pb। तो हम pb को सबसे पहले मिला लेते हैं, स्केल से मिलाना है। चलिए हो गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये हमारा लंब है, ये आधार है। अब क्या करना है, इस कर्ण को आधार मानना है और इसके ऊपर एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए आपको डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कर्ण को हम आधार बनाएंगे और कर्ण को आधार बनाते हुए हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे और ऐसे एक रेखा खींचेंगे। बेहद ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना होगा इसे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ये बहुत ज़्यादा खींच दिया है हमने, तो हमें सिर्फ 2 ही सेंटीमीटर हमें नाप के लेना था, एकदम 2 सेंटीमीटर, इससे ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है, हमने खींच दिया है ज़्यादा। तो सबसे पहले इसे हम रफ कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसे हम नाम दे देंगे P2 और ये रहा P1। अब यहाँ P2 को B से हम मिला देंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ये जो आया है √2 आया है, तो हम इसे लिखते चलेंगे और इसे भी हम 1 मानेंगे। और इसे जब हम 1 मानेंगे तो ये आधार मेरा कितना है, देखिए इसको अगर बंद करेंगे तो आपको ये 90 डिग्री का दिखेगा। ये एंगल जो है सो समकोण त्रिभुज दिखेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे √2 आया और यहाँ पे 1। अगर हम इसको और इसको कर्ण को निकालेंगे तो ये जो है वो आएगा √3। तो यहाँ पर हम √3 लिखेंगे। इसके बाद हम पूरे इस √3 वाले को हम क्या मानेंगे, पूरा का पूरा आधार मानेंगे और इसे आधार मानते हुए हम फिर से एक 90 डिग्री का हम रचना करेंगे। ये डी हम किस प्रकार से रख रहे हैं आपको समझ आ रही होगी, तो बेहद ही अच्छी बात है। और हम फिर से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का एक रेखा लेंगे एकदम 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ले लिया। अब इसे हम नाम देंगे P3। इसका भी जो मान है वो 1 रखेंगे और इसका जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 यहाँ, यानी कि हो जाएगा ये जो निकलेगा हमारा P3 और B, ये निकलेगा हमारा √4। तो इससे सबसे पहले हम आपको मिला के दिखा देते हैं। मिल गया, ये जो निकला हमारा वो निकला है √4 निकला है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब √4 वाले को P3 और B को हमें आधार मानते हुए फिर से एक 90 डिग्री एंगल की रचना करनी है। ये कम से कम ना आपको 15 टाइम्स करना है। तो आइए एक एक करके सबको हम बनाते चलते हैं फटाफट, और ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रोसेस देख लीजिए कैसे आप 90 डिग्री करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको हमको आधार मानना है ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे इस डी को और ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर रहेगा और ये वाला लाइन इधर। यहाँ पे एक हम बिंदु देंगे, इसी से हमें पता चलता है कि स्केल को इसी के सेंटर में हमें रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम 2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ये लाइन पे सिर्फ मिलाने के लिए रहेगा, बाकी 2 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं, उससे एक ना कम ना एक ज़्यादा। अब देखिए इसे हम मान लेंगे P4 और इसे हम क्या करेंगे, P4 और B को मिला देंगे। ये जो आया है वो √5 आया है, तो हम यहाँ पे √5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, √5 वाले पोर्शन P4 और B को आधार मानेंगे और 90 डिग्री की रचना करेंगे। तो वही प्रोसेस जो है सो चलता रहेगा। ये प्रोसेस कम से कम जब तक यहाँ तक घूम ना जाए तब तक चलता रहेगा। बेहद ही आसान है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर से हम P4 को आधार मान लेते हैं, सेम प्रोसेस पे। दो सेंटीमीटर का एक नाप ले लेंगे 90 डिग्री के एंगल पे।
हम इसे नाम दे देंगे P5 और B को आपस में मिला देंगे। यह हो जाएगा हमारा √6। अब हम √7 निकालेंगे, √8 निकालेंगे, √9 निकालेंगे, और ये हमारा P12। अब हम P13 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हमको लगता है 3 और बन जाएंगे। तो यहाँ फिर से हम D को रखेंगे, 90 डिग्री का नाप लेंगे, और यहाँ पे फिर से 2 सेंटीमीटर हम मापेंगे। ये प्रोसेस जो है सो तब तक करते रहना जब पूरा का पूरा भर ना जाए। ये हमारा 2 सेंटीमीटर, और क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा P13, और इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। P13 और B को आपस में मिला देंगे। अब P14 भी देख लेते हैं, और ये मेरा एक लास्ट 14, तो ये हो जाएगा P14 और ये हो जाएगा P15। तो यहाँ पे देखिए सर्पिल मेरा हो जाएगा पूरा तैयार। यहाँ पे √6 है तो ये √7 आएगा, ये √8 आएगा, ये √9, ये √10, 11, 12, ये 13, और ये √14, और ये √15, और ये √16। एक और हो सकता था 17, लेकिन हमने उसको नहीं लिया है, 15 तक ही काफ़ी है। तो ये बनके हो चुका है तैयार, और यही हो चुका है मेरा आंसर कंप्लीट। तो इसको बनाने आप सीख जाएंगे तो एक बार कमेंट करेंगे कि हमको आ गया सर। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद।